सो आज हम लीनियर इक्वेशन एंड इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है एग्जांपल 17। इन एग्जांपल्स को करने के बाद हम एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। तो सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस, और पहली इक्वेशन यहाँ पर कौन सी है, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, और सेकेंड इक्वेशन है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। सो ये दो इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इनमें ये 1/x को अलग कर देना है, 2 को अलग कर दो, 2 इंटू 1/x ऐसे लिख सकते हैं। तो वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस 2/x हो जाएगा। ऐसे ही 3/y को 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13। सेकेंड इक्वेशन में भी ऐसे कर देंगे, 5 इंटू 1/x लिख देंगे इसको, और इसको लिख देंगे 4 बाहर और 1/y इज इक्वल टू -2। अब 1/x को कुछ मान लेते हैं, 1/x को p मान लो और 1/y को q मान लो। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। 1/x को p मानेंगे और 1/y को q मानेंगे। ऐसे सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। तो चलो चेक करते हैं। तो एक बार हमें इस फॉर्म में लाना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लाना है। तो 1/x को p माना, 1/y को q माना हमने। तो इक्वेशन हो जाएगी 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। अब इनको सॉल्व करना आता है अपन को। हमारे पास 4 मेथड है, एक तो ग्राफिकल मेथड है और 3 एल्जेब्रिक मेथड है। ठीक है, 3 एल्जेब्रिक कौन से मेथड है, एक तो एलिमिनेशन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करो, यहाँ पे कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। So we have expressed the equation as a pair of linear equation. Now you can use any method to solve these equations. तो हम सॉल्व करके मान लो हमारे पास आ गया p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 3। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा। तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं है, यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक सॉल्व करके कि सर हमारा क्वेश्चन हो गया, बस हमने करके आ गए, और बाद में आके बताते हैं कि सर हमारा तो छूट गया, हमको तो x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो चलो देखते हैं। तो ये भूलना नहीं है। तो p की जगह हमने लिखा था 1, और 1/x की जगह p लिखा था। तो आप यहाँ पे p की जगह पे 2 लिख दो, क्योंकि p की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। और q की जगह क्या डाल देंगे, q की जगह 3, और फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1/x इज इक्वल टू 2। तो 2 को नीचे ले आओ, x को ले जाओ, ट्रांसफॉर्म कर दो, तो x क्या हो गया, हाफ। ऐसे ही 1/y इज इक्वल टू 3, क्योंकि q की वैल्यू क्या आई थी, q की वैल्यू 3। तो y को ट्रांसफॉर्म कर दो, 3 को ट्रांसफॉर्म कर दो, तो y इज इक्वल टू 1/3। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो क्या किया हमने, क्या नया सीखा इसमें, हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, यानी रिड्यूस किया इक्वेशन को। किस फॉर्म में रिड्यूस किया, देखो यहाँ पे लिखा है रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, हमने लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस किया। तो एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लिया, 1/x को हमने p ले लिया, 1/y को q लिया। तो इस पूरी एक्सरसाइज में हम इस तरह की सब्स्टिट्यूशन लेके ही हम रिड्यूस करेंगे, दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और बाद में वापस से हमें x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है, कभी कभी ये बात भूल जाते हैं। तो अब अपन चल रहे हैं, अब इसको x की और y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं इक्वेशंस को। अब चलते हैं एग्जांपल 18 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। तो इसमें भी आप इस तरह से कर दो, 5 इंटू 1/x-1। देखो दोनों में 1/x-1 इन दोनों में, और यहाँ पे दोनों में 1/y-2। तो हमने 1/x-1 को p ले लिया और 1/y-2 को q ले लिया। देन द गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमने इसको 5 इंटू 1/x-1 लिखा, और ये तो एज इट इज लिख देंगे 1/y-2। अब ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को 6 इंटू 1/x-1 और -3 बाहर, और फिर लिख देंगे 1/y-2 एज इट इज। अब 1/x-1 को हमने p मान लिया, यहाँ पे लिखा हमने 1/x-1 को p। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5p प्लस q इज इक्वल टू 2। तो 5p प्लस q इज इक्वल टू 2। ऐसे ये इक्वेशन हो जाएगी 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। तो ये ध्यान रखना है, हमारा आंसर सिर्फ p और q निकालना आंसर नहीं रहेगा, p और q के बाद हमें x और y भी निकालना होगा। तो हमारे को अब ये दो इक्वेशन मिल गई। ये दो इक्वेशन मिलने के बाद हम p और q की वैल्यू निकाल लेंगे,
और किसी भी मेथड से हम सॉल्व करके पी और क्यू निकाल लेंगे। तो अब हम उस मेथड पे नहीं जाएंगे कैसे निकालते हैं पी और क्यू। हमने मान लो पी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/3, क्यू की वैल्यू आ गई मानो 1/3, दोनों की वैल्यू 1/3 आ रही है। तो आप क्या करोगे, 1/x-1 को 1/3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इधर आ जाएगा, x-1 उधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3+1 यानी 4। ऐसे ही y की वैल्यू निकालो, तो q की वैल्यू क्या आ गई, 1/3, तो 1/y-2, और q की वैल्यू 1/3, तो q क्या था, 1/y-2 था, तो अपन लिख देंगे 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इधर ले गए, y-2 उधर ले गए, तो y-2 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 2 + 3 इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 4। और अगर चाहो तो इसको सेटिस्फाई करके देखो, वेरीफाई करके देखो, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो वेरिफिकेशन आप अपने आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। A boat goes 30 kilometer upstream, ठीक है, and 44 kilometer downstream in 10 hours। 10 घंटे में 30 किलोमीटर ऊपर जाती है और 44 किलोमीटर नीचे आती है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम क्या होता है भाई, जैसे पानी नीचे बह रहा है, तो नीचे बहते टाइम तो हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम, और बोट भी नीचे आ रही है और पानी भी नीचे बह रहा है तो डाउनस्ट्रीम। पर अब बोट ऊपर जा रही है, पानी की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो हम बोलेंगे इसको अपस्ट्रीम। ठीक है, तो ये दोनों बातें हो रही है, ऊपर भी जा रही है 30 किलोमीटर ऊपर और 44 किलोमीटर नीचे, और टोटल टाइम लगा 10 आवर्स। ठीक है, और दूसरी बार क्या हो रहा है, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो 13 आवर्स में 44 किलोमीटर तो ऊपर जा रही है अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो कहते हैं डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर। तो आपको बोट की स्पीड भी निकालनी है और स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो स्ट्रीम का मतलब है पानी की स्पीड, पानी किस हिसाब से फ्लो रहा है, नदी में पानी कितनी तेजी से फ्लो रहा है उसको हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल देंगे। तो चलो देखते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या है, जैसे कोई पॉन्ड का या लेक का वाटर हो, तालाब का पानी हो, उसमें तो पानी चलता नहीं है, पानी ठहरा रहता है, तो एक जगह रहता है, तो उसमें बोट की स्पीड क्या है, वो मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठहरे हुए पानी में पानी की स्पीड कितनी है और बोट की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी y किलोमीटर पर आवर। तो अब नदी में पानी की स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या वाटर की स्पीड है, y किलोमीटर पर आवर, ये हमने मान लिया। देन द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम विल बी, तो एक बात बताओ, जैसे मान लो आप अपने साइकिल चला रहे हो, तो आपकी स्पीड है मानो 5 किलोमीटर पर आवर, और पीछे से कोई धक्का दे, और वो धक्का दे रहा है 2 किलोमीटर पर स्पीड से पीछे से, तो इसका मतलब आपकी स्पीड पता है कितनी हो जाएगी, आप तो जा रहे थे 5 की स्पीड से और पीछे से 2 किलोमीटर पर आवर का धक्का लग रहा है, तो 7 किलोमीटर, यानी मानो बहुत तेज हवा चल रही है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर पीछे से हवा आ रही है तो दोनों ऐड हो जाएंगे स्पीड। पर मान लो अ, हवा बहुत तेज चल रही है और वो आगे से चल रही है, यानी आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में से हवा आ रही है, तो आपकी स्पीड तो 5 थी पर हवा की स्पीड 2 किलोमीटर पर आ रहा है, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि वो रेजिस्टेंस कर रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। ऐसा कभी कभी फील किया होगा आपने, तो आपकी स्पीड माइनस हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो 5 - 2 आपकी स्पीड हो जाएगी 3। ठीक है, पर अगर सेम डायरेक्शन में आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो और हवा भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी 5 + 2 7 हो जाएगी। तो अब हम जब डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो हमारा पानी की स्पीड के साथ हमारी जो बोट की स्पीड है वो ऐड हो जाती है, दोनों की ऐड हो जाती है और स्पीड बढ़ जाती है। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इसको समझते हैं क्या लिखा है इसमें। तो पहले डायग्राम समझो, ये डायग्राम में साइड में दे रखा है, राइट साइड में ये रिवर दिखाया मैंने आपको, ऊपर जाएंगे तो अपस्ट्रीम, नीचे जाएंगे तो डाउनस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमने x+y मानी है, और अपस्ट्रीम ऊपर जा रहे हैं, पानी तो ऐसे फ्लो हो रहा है और हम ऊपर जा रहे हैं, और पानी ऐसे फ्लो हो रहा है और हम नीचे जा रहे हैं, तो ऐसे में तो ऐड हो जाएगी स्पीड। तो देखते हैं x क्या लिया है, y क्या लिया है। तो सबसे पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, जब भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन आएंगे, बोट के क्वेश्चन आएंगे, तो ये 4 सेंटेंस तो फिक्स रहेंगे, इसलिए मैंने ये 4 सेंटेंस पहले से लिख के रखे हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर।
एंड लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम बोलेगा कभी कभी, कभी वाटर बोलेगा, कभी करंट बोलेगा, कभी रिवर बोलेगा, ठीक है। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, नीचे जा रहा है तो पानी भी नीचे बह रहा है और बोट भी नीचे जा रही है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, x और y ऐड होके x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब ऐसे ही स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, तो पानी तो नीचे बह रहा है, सॉरी, पानी तो नीचे बह रहा है और बोट ऊपर जाना चाहती है, तो क्या होगा, पानी नीचे जा रहा है और बोट ऊपर जा रही है, तो x माइनस वाई, क्योंकि बोट की स्पीड ज़्यादा होगी तभी वो ऊपर जाएगी। बोट की स्पीड x है और x ज़्यादा होना चाहिए किससे, वाटर की स्पीड से, स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी बोट ऊपर जाएगी, नहीं तो ऊपर नहीं जा सकती। तो ये समझ में आ गया होगा कि अपस्ट्रीम में स्पीड क्या लेंगे, माइनस हो जाएगी x माइनस वाई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं और फिर इक्वेशन लिखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है। तो इसमें हमने ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड समझ ली। अब एक और हमने फॉर्मूला समझना है, ये हमें फॉर्मूला पहले से पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो उसी से हम लिख देंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले तो हमने जो फॉर्मूला पहले पढ़ रखा है वो क्या है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसमें हमने क्या किया, स्पीड को इधर ले गए और टाइम को इधर गए, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमने हमारा फॉर्मूला यूज होगा इसमें, ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन में। तो क्या रहा, देखिए पहले क्वेश्चन कैसे बनेगी। तो कहता है इन द फर्स्ट केस व्हेन द बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो जब 30 किलोमीटर ऊपर जा रही है, लेट द टाइम टेकन इन आवर्स बी, कितना टाइम लगेगा, अपस्ट्रीम जा रही है 30 किलोमीटर ऊपर जा रही है, और ये तो हो गया डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है, ऊपर जाने की स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, तो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इसकी अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम में लगा टाइम, लगा ऊपर जाने में टाइम लगा, 30 किलोमीटर ऊपर जाने में टाइम कैसे लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे तो टाइम आएगा, तो ये ऊपर जाने का टाइम। फिर नीचे जाने का टाइम, नीचे कितना किलोमीटर गए, तो देखो 30 किलोमीटर तो हम ऊपर गए और 44 किलोमीटर नीचे गए, तो 44 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो 44 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो नीचे जाने का मतलब डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई, तो 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये टाइम T2 है, ठीक है, ये डाउनस्ट्रीम जाने में टाइम लगा वो है। तो दोनों टाइम को ऐड करके टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम तो 10 आवर्स लगे, 10 घंटे में 30 किलोमीटर तो ऊपर जा रहा है और 44 किलोमीटर नीचे आ रहा है, ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा उसको, 10 आवर्स लगे, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे ही 30 सेकेंड इक्वेशन में बोला था कि 13 आवर्स लगेंगे, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएंगे और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये दोनों डिस्टेंस कवर करेंगे और टोटल टाइम लगेगा 13 आवर्स। तो बताओ 44 अपस्ट्रीम, तो 44 को डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे, स्पीड क्या है अपस्ट्रीम की, x माइनस वाई, और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये भी टाइम है, तो डिस्टेंस तो 55 किलोमीटर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, x प्लस वाई, तो टोटल टाइम ये भी टाइम T1 और ये टाइम T2, ये अपस्ट्रीम का टाइम, ये डाउनस्ट्रीम का टाइम, दोनों टाइम को ऐड करके 13 आवर्स आ गया, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, अब सब्स्टिट्यूशन लेंगे, तो दोनों में देखो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हम अलग कर देंगे और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u ले लेंगे, ऐसे ही 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या ले लेंगे, v। इससे नई इक्वेशन क्या बनेगी, तो चलो बनाते हैं। तो इससे बनेगी 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10, तो ये रहा 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनेगी 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13, तो 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13, तो ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। अब चाहो तो ये कांस्टेंट हम राइट साइड में ले आए, तो राइट साइड में कांस्टेंट लाके इसको u और v की वैल्यू सॉल्व किया, इसने कौन से मेथड से सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो अगर हम कांस्टेंट लेफ्ट साइड में ले लेते हैं तो यहाँ पे +1 आएगा, अगर हम राइट साइड में लिखते हैं तो यहाँ -1 आएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको पता है कि इस मेथड कैसे निकालते हैं, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो हमने सिंप्लीफाई करके मान लो u की वैल्यू क्या आ गई 1/5 और v की वैल्यू क्या आ गई 1/11, तो u और v आ गया, पर हमको u और v थोड़ा निकालना है, हमें तो x और y निकालना है। तो u की जगह क्या लिखेंगे, u हमने किसको माना था 1/x माइनस वाई, तो यहाँ पे u की जगह लिख दो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5
और v की जगह क्या लिख दोगे 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11। तो उससे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, तो इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। और अब इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो हम ऐड कर रहे हैं तो माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएंगे, तो x प्लस एक्स 2x और 5 प्लस 11 कितना हो जाएगा 16। तो x क्या हो गया, x इज 8। तो x क्या माना था हमने, बोट की स्पीड मानी थी। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में क्या है 8 किलोमीटर पर आवर। और अब स्ट्रीम की स्पीड, तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 यानी 11 माइनस 5। तो y प्लस वाई 2y हो जाएगा और 11 माइनस 5 6 हो जाएगा। तो आप करके देखना, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। तो यानी वाटर की स्पीड या स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमने ये बोट का क्वेश्चन किया। तो यहाँ पे लास्ट में सेंटेंस लिख देंगे, hence the speed of the boat in still water is 8 किलोमीटर पर आवर and the speed of the stream in is 3 किलोमीटर पर आवर। 3.6 एक्सरसाइज में आप जल्दी से बताते जाएंगे कि हमें इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन लेनी है। पहले क्वेश्चन में हमें लेना है 1/x को u और 1/v को v। तो हमारी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी हमारी u/2 और प्लस v/3 इज इक्वल टू 2। आई होप दिस इज क्लियर। क्योंकि 1/2x था ना, तो इसको 1/2 इंटू 1/x लिख दिया, और 1/3y था तो 1/3 इंटू 1/y लिख दिया, और 1/x को हमने u मान लिया, ठीक है, और 1/y को v मान लिया। तो इस तरह से हमने सिंप्लीफाई किया। अब और एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करो, तो 6 एलसीएम हो गया इसका, तो ये हो जाएगा 3u प्लस 2v, और राइट हैंड साइड में 2 है तो 2 6 12। तो फाइनली ये इक्वेशन हो जाएगी 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशन नंबर 1। तो u और v निकल जाए तो ऐसा नहीं मानना कि हमारा क्वेश्चन हो गया, हमें तो x और y निकालना है, तो ये ध्यान रखना है, ये गलती ना हो आपसे। नेक्स्ट है सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6। तो इनका एलसीएम तो 6 हो जाएगा, तो 6 एलसीएम हुआ तो क्या हो जाएगा भाई 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6। तो 6 से 6 कैंसिल, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो इसमें हमने 1/x को हमने u माना और 1/y को हमने क्या माना था v। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन देख लिया कैसे करना है। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके आप एक u और v निकाल लोगे। एक बार u और v आ गया तो उसके बाद आप x और y निकाल लोगे। सो दिस इज इक्वेशन 2। नाउ सेकंड पार्ट में देखें, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, 1/√x को आप u लिखेंगे, ठीक है, u ले लो या p ले लो, और 1/√y को आप क्या लेंगे, इसको ले लेंगे हम v। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 2u प्लस 3v और इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी, और सेकेंड इक्वेशन क्या होगी कि 4u माइनस 9v और इज इक्वल टू -1। तो ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ठीक है, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन बता देते हैं। तो इसमें सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन लेनी पड़ेगी, इसमें सिर्फ हमें क्या लेना है 1/x को u ले लेते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14। तो y की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करना, और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23। और अब u और y दोनों की वैल्यू निकलेगी, उसके बाद u की जो वैल्यू निकलेगी उससे हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन बताएंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो 1/x माइनस 1 ये दोनों इक्वेशन में है तो इसको हमने u मान लिया। ऐसे ही 1/y माइनस 2 इसको हमने v मान लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी कि 5u, ठीक है, प्लस v इज इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 6u और माइनस v इज इक्वल टू या 3v इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो ये हमारे 4 पार्ट्स हो गए। ऐसे फिफ्थ पार्ट भी करेंगे, पर इससे पहले कि अपन आगे बढ़ें
आप इसमें बता दो, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लिया जाए। तो फिफ्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमने इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखना है कि 7x/x/y माइनस 2y अपॉन x/y इज इक्वल टू 5। और इसमें देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, फर्स्ट टर्म में तो x कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड टर्म में y कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 7/y और माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। और इसमें हम सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद इक्वेशन क्या बनेगी भाई, हमने मान लो 1/x को u ले लिया और 1/y को 1/x को u ले लेते हैं, 1/y को v ले लेते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगी 7v माइनस 2u इज इक्वल टू 5। तो इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इस तरफ हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर से लिखो 8x/xy और प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो फिर से आप x कैंसिल कर दोगे और फिर से आप क्या कर दोगे, y भी कैंसिल कर दोगे। तो 1/y को हमने क्या माना है, v माना है। तो इक्वेशन हो जाएगी 8v और 1/x को u माना है तो 7u इज इक्वल टू 15। ठीक है, इस तरह से हमने सेकेंड इक्वेशन बना दी इसकी। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करके u और v की वैल्यू आएगी और फिर उससे हम x और y की वैल्यू जरूर निकालना है, भूलना नहीं है। इस तरह से सिक्स पार्ट में क्या करना है, थोड़ा सा फर्क है। सिक्स पार्ट में 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। ठीक है, सबके नीचे xy लिख देंगे, सबको xy से डिवाइड करो, इसको भी xy से डिवाइड करो, 3y को भी xy से डिवाइड करो, 6xy को भी xy से डिवाइड करो। राइट हैंड साइड में xy से तो xy कट जाएगा और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म में x कट जाएगा और सेकेंड टर्म में हमारा y टर्म कट जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी 6/y और प्लस 3/x इज इक्वल टू 6। तो इसको हमने 1/y को v मान लिया और मान लो 1/x को u मान लिया, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 6v प्लस 3u इज इक्वल टू 6। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे सेकेंड इक्वेशन आप बना लोगे तो 2x/xy, फिर से 4y/xy और फिर से इज इक्वल टू 5xy/xy। तो xy से xy कैंसिल और फर्स्ट टर्म में यहाँ x कट जाएगा, सेकेंड टर्म में हमारा y कट जाएगा। तो ये डायरेक्ट हम इक्वेशन लिख देते हैं इसमें। इक्वेशन बन जाएगी 2v और प्लस 4u और इज इक्वल टू 5। तो ये सेकेंड इक्वेशन। अब आप कर सकते हो इसको बड़े आराम से। सेवेंथ पार्ट में जल्दी से सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे। सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई को हम लिख देंगे u। ठीक है, और 1/x माइनस वाई को हम लिख देंगे v। ठीक है, ये हम सेवेंथ पार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इससे इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन बन जाएगी हमारी 10u और प्लस 2v इज इक्वल टू 4 और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 15u और -5v इज इक्वल टू -2। ये दोनों आप इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से एट्थ पार्ट में क्या आएगा भाई, देखिए एट्थ पार्ट सर पता नहीं बार बार आवाज कट जा रही है। बाकी की क्वेश्चन हम अगली बार करेंगे, किसी भी टाइम मीटिंग ओवर हो जाएगी